हेलो स्टूडेंट, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे ब्लैक बुक का सॉल्यूशन। ब्लैक बुक के सॉल्यूशन और फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन की अपन एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन कर चुके थे। ब्लैक बुक की एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन आज अपन को करना है। तो चलिए निकाल लीजिए ब्लैक बुक एक्सरसाइज 2। और जिनको ब्लैक बुक की सॉफ्ट कॉपी जरूरत है वो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए निकाल लीजिए ब्लैक बुक। हम ब्लैक बुक की एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बुक की एक्सरसाइज 2 का सबसे पहले अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ज़रा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि f(x) इज़ अ इवन पीरियोडिक फंक्शन इन विथ पीरियड 10। f(x) एक हमारे पास फंक्शन है जो कैसा है भाई, जो एक इवन फंक्शन है और साथ में ये एक पीरियोडिक फंक्शन भी है। और पीरियोडिक फंक्शन में इसका जो पीरियड है वो कितना है, 10 है। कुछ इस तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन है। और बोला गया है f(x) जो है वो 0 से 5 में जो डिफ़ाइन है वो कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन है। f(x) की वैल्यू है 2x। 2x कब है, जब x की वैल्यू हमारे पास है 0 से लेके 2 पे ओपन 0 पे क्लोज। f(x) की वैल्यू है 3x² - 8। ये कब है, जब x की वैल्यू अपने पास है 2 से लेके 4, 2 पे ओपन 2 पे क्लोज 4 पे ओपन। और इसकी वैल्यू है 10x। 10x कब है, जब x की जो वैल्यू है वो है 4 से लेके 5, 4 पे भी क्लोज और 5 पे भी क्लोज। 0 से लेके 5 में हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन है। तो बोला गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, देन कौन से ऑप्शंस ट्रू होंगे। पहला ऑप्शन दिया है f(-4) = 40। दूसरा दिया है f(-13) - f(11) अपॉन 17 अपॉन f(13) + f(-11) = 17/21। तीसरा गिवन है f(5) डज नॉट एग्जिस्ट। और चौथा गिवन है रेंज ऑफ f(x) 0 से लेके 50। तो देखो भाई, अपन ऐसा करते हैं, अपन इस फंक्शन का पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन का पहले ग्राफ बना लें तो फिर हमारे पास जो है चीज़ें ज़्यादा आसान हो सकती हैं। अच्छा, अगर हम बिना ग्राफ के इसको करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब जैसे मान लो पहला ऑप्शन के बारे में अपन बात करें, है ना। पहले ऑप्शन बिना ग्राफ के अपन देखें। पहला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है f(-4) की वैल्यू निकाली है। तो अपन को पता है ये फंक्शन इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो f(-4) की वैल्यू जो होगी वो f(4) के इक्वल होगी। और f(4) की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। 4 पे इक्वलिटी है, 4 रखने पे क्या आएगा, 40। तो f(4) की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 40। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए तो जो है अपने पास इसका आंसर हो गया। अच्छा, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, 1 और मोर देन करेक्ट आंसर है इसके हैं, तो इसलिए अपन को सभी चेक करना पड़ेगा, यहीं पे नहीं रुक जाना। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब अपन ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले ये नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर ए का। अब अपन आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी के बारे में अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है f(-13) प्लस माइनस ऑफ f(11) अपॉन f(13) प्लस f(-11). देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ये अपन को पता है। तो f(-13) की जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, f(13) के इक्वल होगी। और f(13) माइनस f(11) लिखा है और यहाँ f(13) लिखा है और f(-11) की जो वैल्यू होगी वो f(11) के इक्वल होगी। तो ये f(11) लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास लिखा है इसमें हमें f(13) और f(11) की वैल्यू निकालनी है। बस हमने f(13) और f(11) की वैल्यू निकाल दी तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। चलिए अपन करना स्टार्ट करते हैं। f(13) की वैल्यू निकालते हैं और f(11) की वैल्यू निकालते हैं। तो f(13) की वैल्यू जब अपन निकालना चाहेंगे तो अपन कहेंगे भैया f(13) की वैल्यू अगर अपन निकालें तो हमें पता है फंक्शन पीरियोडिक है। पीरियोडिक है मतलब, और इसका पीरियड 10 है। तो अपन ने कंसेप्ट ये पढ़ा है f(x) + t की वैल्यू f(x) होती है और t यहाँ पे 10 है, मतलब f(x) + 10 की जो वैल्यू है वो f(x) है। तो अगर मैं f(13) को f(3 + 10) लिख दूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास f(3) के इक्वल होगी। तो f(13) की जो वैल्यू है वो f(3) के इक्वल होगी। सही बात है।
तो अगर मैं एफ ऑफ 13 के बारे में बात करूँ तो उसकी वैल्यू एफ ऑफ 3 के इक्वल होगी, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कहाँ निकलेगी, इसमें 2 से लेके 4 में। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 8 कितना आ जाएगा 19। सही है, 3 रखें, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस 8 19, तो एफ ऑफ 13 की वैल्यू 19 आ गई। फिर सिमिलरली हम एफ ऑफ 11 के बारे में जब बात करेंगे तो एफ ऑफ 11 हमारे पास एफ ऑफ 10 प्लस 1 है, तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ 1 के इक्वल होगी, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे मतलब आ जाएगी इसकी 2। तो हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि एफ ऑफ 13 जो है इसकी वैल्यू तो 19 है, और अगर एफ ऑफ 11 के बारे में बात करें तो एफ ऑफ 11 की वैल्यू है 2। ये दो वैल्यूज अपन ने निकाल ली, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अब जैसे ही आपने ये दो वैल्यूज निकाल ली तो अपन ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा था, अपन ने सिंप्लीफाई भी किया था, एफ ऑफ -13 उसकी वैल्यू एफ ऑफ 13 के इक्वल होगी, एफ ऑफ 11 को एफ ऑफ 11 ही रहने दिया, अपॉन एफ ऑफ 13 को एफ ऑफ 13 ही रहने दिया, प्लस एफ ऑफ -11 को अपन ने एफ ऑफ 11 लिख दिया। तो ये अपने पास हो जाएगा 19 माइनस 2 अपॉन हो जाएगा 19 प्लस 2, तो ये वैल्यू अपने पास 17/21 आ जाएगी। 17/21 ही ऑप्शन में गिवन है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी इसका आंसर है। तो अपन ने देख लिया इसका आंसर ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, दो आंसर इसके आ चुके हैं। देखिए बिना ग्राफ के ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आसान क्वेश्चन है ये। अब अपन करते हैं क्वेश्चन इसका सी पार्ट सॉल्व। सी में देखिए क्या दिया है, सी में बोला है एफ ऑफ 5 के बारे में आपका क्या कहना है। देखो यार एफ ऑफ 5 के बारे में, एफ ऑफ 5 की वैल्यू तो यहाँ रखेंगे, देखो 5 पे इक्वलिटी है तो 50 आ जाएगी, है ना। एफ ऑफ 5 तो एग्जिस्ट कर रहा है भाई साहब, तो इसमें कहा एफ ऑफ 5 डज नॉट डिफाइन, तो ये तो गलत हो गया, तो सी तो गलत हो गया, है ना। सी चेक ही नहीं करना अपन को। अब रेंज के बारे में बात करें, बोले इसका रेंज क्या होगा भाई, तो रेंज निकालने के लिए बेटर ऑप्शन ये है, या तो अपन उसकी मोनोटोनोसिटी चेक कर दें, है ना, या फिर मोनोटोनोसिटी अगर अपन चेक करें तो बहुत आसान है भाई। मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ एफ डैश एक्स को, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ तो 2x का तो 2 आ जाएगा, इसका 6x आ जाएगा और इसका 10 आ जाएगा। अब ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और सेकंड केस में जब 2 से लेके 4 वैल्यू होगी तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये होगा ये ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा तो मिनिमम वैल्यू किस पे होगी, 0 पे, मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगी, 5 पे। तो मिनिमम वैल्यू 0 पे कितनी आ जाएगी, 0, और मिनिमम वैल्यू 5 पे कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 5 पे कितनी आ जाएगी, 50। 0 से 50 तक का इसका रेंज होगा। बस चेक करना पड़ेगा अपन को जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो, है ना। 2 पे कहीं ऐसा तो नहीं भाई 2 भी कुछ बीच में छूट गया, तो 2 पे इसकी वैल्यू आ गई 4, और 2 पे इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास 4 आ रही है। 4 पे इसकी वैल्यू देखें तो 16 इंटू 3 48 माइनस 8 40 आ रही है, 4 पे इसकी वैल्यू 40 आ रही है। पूरा कंटिन्यूस ग्राफ है भाई। अगर कोई ग्राफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और कंटिन्यूस है भाई, ये भी कंटिन्यूस होगा 0 से 2 में, ये 2 से 4 में, ये 4 से 5 में, और 2 पे भी कंटिन्यूस है, 4 पे भी कंटिन्यूस है। तो अगर कोई कंटिन्यूस ग्राफ है तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 पे होगी इंक्रीजिंग वाले की, और मैक्सिमम वैल्यू 5 पे होगी। तो इसकी रेंज 0 से लेके 50 आ जाएगी। अपन इसका ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अपन को इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूस है और अगर कंटिन्यूस होने के साथ साथ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मान लीजिए ए से लेके बी में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इस वाले पॉइंट पर उसकी वैल्यू मिनिमा होगी, इस वाले पॉइंट पर उसकी वैल्यू मैक्सिमा होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन, तो इसका डी भी आंसर आ गया भाई, डी यही दिया है तो डी भी आंसर आ गया। तो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए बी डी आ गया। बधाई हो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नोट कर लें भैया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था अपना एक्सरसाइज 2, अपन कर रहे थे ब्लैक बुक फंक्शन। अपन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एफ एक्स एक फंक्शन है। एफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, वो है मॉड ऑफ, फिर एक और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 का मॉड माइनस ऑफ 2 और इस पूरे का मॉड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। एफ एक्स इक्वल टू एम स्मॉल एम हैज़ एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, 2 रियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट साइन व्हेन m is greater than 2. fx equal to m has exactly 2 real solution when m belongs to 2 से infinity union 0. fx equal to m has no solution when m is negative.
एफ एक्स इक्वल टू एम हैज़ 4 डिस्टेंट सॉल्यूशन व्हेन एम की वैल्यू 0 से लेके 1। तो देखो भाई, ये सब एफ एक्स इक्वल टू एम का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हमें सीधी सी बात है, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। हम इसका अगर ग्राफ बना लेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अगर अपन देखें, हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3, ये हमारे पास y है। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारे पास क्या जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, सत्य वचन यही आएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ बनेगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, और एक रूट होगा इसका 1, एक रूट होगा इसका 3, कुछ इस तरीके से होगा। ये होगा y एक्सेस, 0 पे जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी 3। अच्छा, इसका जो ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा 1 और 3 के बीच का, वो क्या हो जाएगा 2, और 2 पे जो वैल्यू होगी वो 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो वैल्यू -1 होगी। ये तो इसका ग्राफ हुआ, इसमें तो कोई शंका है नहीं। अब अगर हम इसका मॉड लेंगे तो मॉड लेने पे क्या होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। भाई अगर हम आपसे कहें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 का मॉड, इसका ग्राफ बनाओ, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो अब y की वैल्यू केवल पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मॉड लग गया है। तो y की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, इसका मतलब जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे था वो वाला ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आना चाहिए। x एक्सिस के ऊपर आना चाहिए तो अपन ऊपर ले आएंगे इसको। तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये जो ग्राफ हमारे पास ऐसे था, तो जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे था वो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनेगा। थोड़ा सा और एडजस्ट से बनाते हैं अपन। ये अपने पास जो है ऐसा आया, ये 3, ये 2, ये 1, ये 3 से होती हुई दुनिया यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ चली गई, फिर यहाँ से यहाँ हो गई, ठीक है, यहाँ से फिर ये हो गई। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अब 0 पे जो वैल्यू है अभी भी 3 आ रही होगी, ये वाला जो रूट है ये 1 आएगा, और ये वाला रूट है जो 3 आएगा, और बीच वाला जो वर्टेक्स वाला x कोऑर्डिनेट है वो 2 आएगा, और जो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी 1। कुछ इस तरीके से अपने पास जो है इसके मॉड का ग्राफ आएगा। अब इसके मॉड का ग्राफ अपने पास आ चुका है ना, नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, ये नोट कर लीजिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ अपने पास आ गया। अब हमसे बोला गया है कि इसमें अपन ने -2 किया, -2 किया मतलब y इक्वल टू अगर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 -2, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाना है तो बेसिकली y की जो वैल्यूज़ थी अब वो -2 हो गई, -2 हो गई मतलब 2 कम होगी, तो ग्राफ 2 यूनिट नीचे खिसक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है ना भाई। देखो y की पहले जो वैल्यू हो रही थी ये थी, अब -2 हो गई, मतलब y की वैल्यू 2 कम हो गई, जो ही वैल्यूज़ आ रही थी उससे -2 कम हो गई, तो y की जो ग्राफ है ये 2 यूनिट नीचे खिसक जाएगा। इसका मतलब ये होता है। अगर शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से समझें तो ये लिखा है y+2 इक्वल टू लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 का मॉड। तो अब इसका ओरिजिन जो है वो क्या हो गया, x की जगह तो x ही है, y की जगह y+2 है, तो इसका ओरिजिन 0, -2 हो गया। अब अगर ओरिजिन 0, -2 हो जाएगा तो ये जो हमारे पास 0, 0 था ये तो हो जाएगा 0, -2। अब x कोऑर्डिनेट तो 0 है तो y एक्सिस तो भाई साहब यही की यही रहेगी, है ना। लेकिन अब होगा क्या, जब ये 0 था तो 1 कदम ऊपर गए थे तो ये 1 था, 2 कदम ऊपर, 3 कदम ऊपर गए थे तो ये 3 था। जब ये -2 होगा तो 1 कदम ऊपर जाएंगे तो ये -1 होगा, और जब 3 कदम ऊपर जाएंगे तो ये +1 होगा। सही बात है, कुछ इस तरीके से कहानी होगी। तो ये अपने पास कुछ ऐसा होगा, और इसके बीच में जो है ये -1 के ऊपर कहीं ये 0 होगा। इस तरीके से ये अपने पास x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। ऐसा अपने पास जो है ये ग्राफ होगा। सत्य वचन है। अब बोला गया है इसका भी मॉड। अच्छा, इसकी वैल्यू ये वैल्यू जो है, ये रूट्स क्या होंगे, ये जो ज़ीरोज़ होंगे ये क्या होंगे। तो अगर अपन देखें इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 जब होगी, जब इस पूरे आइटम की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मॉड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 2 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू अगर अपन 2 रखते हैं तो कब होगी भाई इसकी वैल्यू 2,
एक्स इक्वल टू, देखो भाई ये है ना, ये तो 0 कॉमा -2 है, तो ये 1 है। अच्छा 1 के पहले हो रहा है और 3 के बाद हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अभी मैं नहीं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, इसको मैं बीटा दे देता हूँ, है ना। यहाँ क्यों ले रहा हूँ मैं, अब तो यहाँ लेना पड़ेगा ना। ये अल्फ़ा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, ये वाला 2, ये वाला 3। अब इसका भी फिर अपन ने मॉड लिया, इसका मॉड लिया तो फिर क्या होगा, जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर आ जाएगा। अब नीचे वाला ग्राफ जब ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, उसके बारे में बात करें। अब अपन इसका ग्राफ बना रहे हैं, नीचे वाला ग्राफ अपन ले आए ऊपर। अब देखो कहानी कैसा बनेगा। तो भैया ऐसा है, 0 पे तो वैल्यू है 1, 0 पे तो वैल्यू 1 हो गई। अल्फ़ा पे वैल्यू है 0, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऐसे ही आएगा। फिर इसके बाद जो है, ये 1 पे जो वैल्यू हो रही थी -2, तो ये जो 1 था ये अल्फ़ा था ना। अल्फ़ा के बाद आ जाओ 1 पे जो वैल्यू हो रही थी वो वैल्यू हो रही थी -2, तो अब 1 पे वैल्यू 2 हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू 2 हो जाएगी। भाई ये अगर अपन ग्राफ देखेंगे तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, सही है। उसके बाद ये कैसा जाएगा, ये ऐसा का ऐसा, फिर ये ऐसा कुछ जाएगा। देखते हैं, अपन बनाते हैं। तो 1 पे जो वैल्यू है वो क्या हो रही थी -2, तो अब 1 पे वैल्यू 2 होगी, तो ये ग्राफ वही ऐसा चला जाएगा। इसके बाद फिर अपन आए 2, तो 2 पे जो वैल्यू हो रही थी वो -1 हो रही थी, तो 2 पे फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 पे वैल्यू 1 हो जाएगी। और 3 पे फिर वैल्यू जो है वो क्या हो रही थी भाई, 3 पे फिर वैल्यू -2 हो रही थी, तो 3 पे वैल्यू जो है वो -2 होगी। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद फिर आगे गए तो बीटा पे फिर वैल्यू 0 हो रही थी, है ना। ये वाला जो है, ये अपन ने अल्फ़ा लिया था, ये बीटा लिया था, तो ये बीटा आएगा और बीटा पे फिर जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी बीटा। उसके बाद फिर ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब हमें अगर m रखना है m, तो बेसिकली हमें ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। अब हम बात करें, बोला गया है इसके 2 रियल, m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 हो गई तो क्या होगा। तो देखो भाई, m की वैल्यू अगर इक्वल टू 2 होती है तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, 1 2 3 4 सॉल्यूशन होगा। लेकिन ग्रेटर देन 2 होगी तो केवल 2 सॉल्यूशन होंगे। तो जब m ग्रेटर देन 2 होगा तो एग्जैक्टली 2 रियल सॉल्यूशन होंगे, और एक सॉल्यूशन इस तरफ आ रहा है और एक सॉल्यूशन इस तरफ आएगा। मतलब एक सॉल्यूशन इस तरफ आएगा तो x पॉजिटिव, x एक्सिस तो पॉजिटिव होगा, एक इस तरफ आएगा नेगेटिव, x एक्सिस पे तो नेगेटिव होगा। तो अपोजिट साइन के होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो अपने पास बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है एग्जैक्टली 2 रियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट साइन व्हेन m इज़ ग्रेटर देन 2, बिल्कुल सत्य वचन है। तो ऑप्शन नंबर ए तो अपना करेक्ट हो गया। ऐसा अपन साइड में लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैंने अपनी साइड में लिखा है, आपको भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, है ना। ये आपको ये दिख रहा है, मैंने यहाँ खोपचे में लिखा है। तो ये ए हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें। बोला गया है जब m की वैल्यू 2 से लेके इन्फिनिटी है और 0 है तब एग्जैक्टली 2 रियल सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सही बात है, 2 से लेके इन्फिनिटी में जब 2 नहीं होगा, बोला गया है जब m की वैल्यू जो है 2 से लेके इन्फिनिटी यूनियन 0, तो इस पर 2 सॉल्यूशन होंगे। तो देखो 0 पे तो ये वाला केस है, 2 सॉल्यूशन हो रहा है अल्फ़ा और बीटा, और 2 पे 4 हो रहे हैं, 2 से लेके इन्फिनिटी पे तो 2 ही हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। तो ए भी करेक्ट हो गया और बी भी करेक्ट हो गया। अब बोला गया है अगर m लेस देन 0 होगा तो नो सॉल्यूशन होंगे। तो सही बात है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के नीचे होगी तो कोई इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सी ऑप्शन कह रहा है कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अपन ने कहा सही बात है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के नीचे लाई करेगी तो ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी देखो, अगर m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो कितने सॉल्यूशन होना चाहिए, तो 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो 0 से लेके 1, 0 और 1 पे ओपन नहीं बोला है। जो ऑप्शन नंबर डी के बारे में अपन बात करें तो बोला गया है जो m है इसकी वैल्यू है 0 से लेके 1 बोथ ओपन। तो भाई अगर अपन 0 से लेके 1 में ऐसा ही हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो 1 2 3 4 और 1 तक भी अपन जाते हैं, 1 नहीं ले रहे हैं ना 1 पे, तो 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, 1 से नीचे जाते हैं। तो 0 से 1 के बीच में इस इंटरवल में अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 4 सॉल्यूशन ही होंगे। तो ये भी सही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसके चारों ऑप्शन सही हो गए, A B C D चारों सही हैं। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 के चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं क्या। एफ एक्स इक्वल टू एम एंड एम बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 बोथ ओपन।
m की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 है तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो बोला गया 4 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन व्हेन m की वैल्यू 0 से लेके 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके चारों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए, है ना, A B C D। तो नोट कर लीजिए भाई, A B C D इसका आंसर होगा। भाई क्वेश्चन नंबर 2 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक फंक्शन हमारे पास है f(x) और f(x) के बारे में बोला गया है ये है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर xy2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर xy2, ये है। बोला गया सबसे पहले इसका डोमेन निकालो, दूसरी चीज़ जो है फिर इसकी रेंज निकाल लो, इवन ऑड है कि नहीं ये निकालो, पाई से 2 पाई में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। मतलब 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में हैं। बोला गया है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, रेंज 0 से पाई होगी कि नहीं होगी, f(x) एक इवन नंबर होगा कि नहीं होगा, और f(x) डिफरेंशिएबल होगा x पाई से 2 पाई की नहीं होगा। देखो कई ऑप्शन देख के ही, कई ऑप्शन तो देख के ही निपट रहे हैं। पहला ऑप्शन नंबर A, बोला गया है क्या इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। तो भैया देखो ऐसा है, यहाँ पे है tan xy2 और अपन को ये पता है कि अगर tan xy2 है तो ये डिफाइन जब होगा जब xy2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2n + 1 π/2, है ना। तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2n + 1 पाई, मतलब पाई का ऑड मल्टीपल, पाई 2 पाई 3 पाई ये नहीं होना चाहिए। तो ऑल रियल नंबर तो नहीं होगा क्योंकि माइनस करना पड़ेगा 2n + 1 पाई। तो ऑप्शन नंबर A तो गलत हो गया। ठीक है, चलिए सत्यवचन हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। अब देखो हमसे आगे बढ़े अपन तो हमने देखा ये अपन ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है कि इसका जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स, ये क्या लिखा है cos x हो जाएगा। अच्छा अभी अपन ने देखा कि जो अपन x निकालेंगे तो x की वैल्यू ऑल रियल नंबर माइनस 2n + 1 पाई होगा, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होगा। तो अब सवाल, ऑड मल्टीपल पाई मतलब 0 तो होगा बट पाई ना होगा, फिर उसके बाद 2 पाई तो होगा बट 3 पाई ना होगा, ये मतलब हुआ ना इसका। अच्छी बात है। कॉस इन्वर्स ऑफ cos x का अपन को ग्राफ भी पता था, अगर आपको याद हो तो। कॉस इन्वर्स ऑफ cos x का जो ग्राफ है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 0 से पाई के बीच में वैल्यू होगी इसकी, है ना, और कुछ इस तरीके से ग्राफ होता था। ये पाई, फिर इसके बाद जो है ये 2 पाई, फिर इसके बाद ये 3 पाई, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाओ यहाँ पे तो ये 4 पाई, ऐसा होगा। अच्छा अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन पाई के ऑड मल्टी, तो 0 पे तो डिफाइन होगा, पाई पे डिफाइन ना होगा, 3 पाई पे डिफाइन ना होगा, ये जगह डिफाइन नहीं होगा। यहाँ भी अगर अपन देखेंगे तो अपने पास ये माइनस पाई होगा। तो ये जो ग्राफ अपने पास थोड़ा ज़्यादा दूर ले लिया, ये ऐसा ले लेते हैं, ये माइनस पाई होगा, ये अपने पास -2 पाई होगा, यहाँ पे ये नॉट डिफाइन होगा, ये ग्राफ होगा इसका। तो अगर ये पाई होगा तो अगर हम इसका रेंज देखेंगे तो इसका रेंज 0 से लेके पाई होगा। 0 पे तो क्लोज होगा बट पाई पे ओपन होगा। तो ऑप्शन नंबर B भी ख़त्म हो गया क्योंकि उसमें दोनों पे क्लोज दिया है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा तीसरी कहा गया है तो ये ऑप्शन नंबर B भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब C आते हैं। C में बोला गया है f(x) ऑड फंक्शन होगा कि नहीं होगा, कि इवन फंक्शन होगा। तो साफ साफ दिख रहा है, देखो ये ग्राफ जो है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, तो यस ये इवन फंक्शन होगा। तो पहला ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर C जो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर C अपन ने खोपचे में लिख लिया। D के बारे में बात करो। बोले क्या पाई से 2 पाई क्लोज ओपन इंटरवल, D कह रहा है पाई से 2 पाई ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल बहुत अच्छी बात होती है। ओपन इंटरवल में क्या है, अपन को ना पाई पे चेक करना ना 2 पाई पे। इसमें डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, तो भैया पाई से लेके 2 पाई का तो ग्राफ ये वाला है, स्ट्रेट लाइन, है ना। पाई पे भी चेक नहीं करना, यहाँ भी हॉलो है, और 2 पाई पे भी चेक नहीं करना, यहाँ भी हॉलो अकॉर्डिंग टू दिस। तो इस इंटरवल में तो ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होती है। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर D भी करेक्ट हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का C और D। तो नोट कर लो भैया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करूं
तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x, क्या कहा है कि एक तो ये ln मॉड x है और इसका भी मॉड, इसके इक्वल टू में दिया है कि -1 का मॉड -3, ये एक इक्वेशन दी है। बोला गया है इसके 4 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी, k सेटिस्फाइड सम इंटरवल, 4 इंटरवल दिया -4 से -2, 4 से लेके 6, माइनस e की पावर -1 से लेके e, और e की पावर -2 से e की पावर -1। दिख रहा है क्वेश्चन आपको, पढ़ दो एक बार इसको। इसमें एक चीज़ और गिवन है, बोला है भैया मॉड x की जो वैल्यू है वो <e² और x इज़ नॉट इक्वल टू 0, डोमेन भी गिवन है इसका, बोले ये है ना। तो अगर ये है तो आप इसके बारे में, इस डोमेन में इसका ग्राफ आप बना कर देख लो क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं अपन। तो भाई देखो ऐसा है, अगर मॉड x <e² है तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो -e² से +e² तक ही है बस। ठीक है, अपन ln x का ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, इस पूरी दुनिया को अपन थोड़ी देर के लिए लैम्डा ले लेते हैं। अपन ये देखते हैं कि इस दिस इक्वल टू लैम्डा के 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हैं, तो लैम्डा की रेंज क्या होगी। फिर अपने पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वहाँ उससे अपन इसे इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। चलिए अपन सॉल्व करते हैं, है ना। तो अगर हमारे, ये नोट कर लो पहले, अब अपन ग्राफ बनाएं अगर y इक्वल टू ln x का, देखना भैया y इक्वल टू ln x का जब आप ग्राफ बनाओगे, ये x एक्सेस होगा, ये y एक्सेस होगा, ये ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू ln x का, इसमें तो कोई शंका है नहीं। अब अगर मैंने ln x की जगह की कर दिया ln मॉड x, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 होगी, ln मॉड x कर दिया तो जो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सेस पे आएगा वही नेगेटिव x एक्सेस पे आएगा, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो ये ln मॉड x आ गया। फिर हमने इसका भी मॉड लगा दिया। अब इसका भी आप मॉड लगाओगे तो y की जो वैल्यू है, पहले इतना नोट कर लो भैया, है ना, क्योंकि मैं यहीं पे निपटाने के फिराक में हूँ इसको, क्योंकि ये आसान है। तो इतना अपन ने नोट कर लिया है ना भैया, ln x की ग्राफ ये होगा, ln ऑफ मॉड x लिया है तो जो ग्राफ, अब जो वैल्यू पॉजिटिव x रखने पे आएगी वही नेगेटिव x रखने पे आएगी, तो नेगेटिव x एक्सेस पे भी यही वाला ग्राफ एग्जैक्ट हो जाएगा। अब हमसे बोला गया है कि भैया ऐसा है कि इसका भी मॉड ले लिया आपने, मतलब y इक्वल टू ln ऑफ मॉड x का मॉड, इसका ग्राफ बनाओ। तो देखो भाई ln ऑफ मॉड x का ग्राफ तो ऐसा था ना, थोड़ा एडजस्ट से बना देते हैं। ln ऑफ मॉड x का जो ग्राफ था वो ऐसा था, ये वाली चीज़ थी 1 और ये थी -1। अब फिर हमने मॉड लगा दिया, तो अब क्या होगा कि जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी वो नेगेटिव आ रही थी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ गायब हो जाएगी और ये ऐसे आगे ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली ये वाली चीज़ गायब हो जाएगी और ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो ये अपने पास इसका ग्राफ आ जाएगा ln ऑफ मॉड x का। ठीक है, इतना नोट कर लो भाई साहब पहले नंबर, ये अपन ने ln ऑफ मॉड x का ग्राफ बना लिया। अब हमसे बोला गया है कि जो ln ऑफ मॉड x इक्वल टू लैम्डा है, क्या बोला गया है, अपन अभी इस पे तो आ ही नहीं रहे, ln मॉड x का मॉड उस पूरा का मॉड इक्वल टू लैम्डा, इसके 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। तो सवाल ये है 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कब होंगे। तो भाई देखो, अगर लैम्डा की वैल्यू ये होगी 0, y पैरेलल होगा 0, तो इसके तो 2 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन इससे जैसे ही बड़ी हो जाएगी तो सॉल्यूशन हो जाएंगे 4, है ना। और ये जो है ना, ये ऐसा जाता है ऐसा इनफाइनाइट तक, ये इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो जिसके ऊपर फिर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, सबके सॉल्यूशन 1 2 3 4 1 2 3 4 ही होंगे, मतलब लैम्डा की वैल्यू 0 ना हो, बस 0 से बड़ी हो। लेकिन अभी एक शंका है भैया, है ना, अपन ने ये ऑल रियल नंबर में ग्राफ बना दिया, अपन को -e² से +e² तक ग्राफ बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे e² रखता हूँ तो e² रखूँगा तो e² का मॉड -e² का मॉड e² ही आएगा, ln e² 2 आएगा, तो ये वैल्यू 2 है। मान लीजिए 2 जो है वो यहाँ तक है, ये 2 e² ये यहाँ तक है और -e² यहाँ तक है, और इस पर वैल्यू 2 आ रही है। तो अपने पास जो है, ठीक है, मैं इसको फिर से बना देता हूँ, थोड़ा सा गिचड़ पिचड़ टाइप का लग रहा है, फिर से बना के समझा देता हूँ। ठीक है भाई, अपन ने ln ऑफ मॉड x, ln ऑफ मॉड x का ग्राफ आपने बनाया था। आपने कहा था भैया ये तो ऐसा आएगा,
और ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये 1 होगा, ये -1 होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने पास ये ग्राफ बनेगा। अब सवाल ये है डोमेन जो है वो -e² और +e² के बीच में है। तो हमने कहा भैया देखो ये अपन ने ले ली क्या, e का पावर -e², e का पावर सही है, और ये अपन ने ले लिया यहाँ पे -e² पे वैल्यू आएगी 2 और यही वैल्यू यहाँ पे अपने पास आ गई e²। तो -e² से +e² तक का ग्राफ अपना है, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये अपने पास ग्राफ जो है ये अपना है। तो बाकी ग्राफ अपना है, बाकी को अपन उड़ा देते हैं, ये अपन ने बाकी उड़ा दिया। अच्छा यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी, हमें भाई निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। इस वैल्यू को अपन बीटा कह देते हैं और इस वैल्यू को अल्फ़ा कह देते हैं, है ना। ये वैल्यू 2 है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपन देखेंगे निकालने का, अभी अब ज़रूरत तो अभी तो नहीं लग रही। अब बोला गया है लैम्डा, इसके कितने सॉल्यूशन हैं, लैम्डा के मतलब इसके अगर इसके इक्वल टू लैम्डा रखते हैं तो 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, तो 2 सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन कितने मंगाए हैं भाई, 4 सॉल्यूशन, 4 डिस्टेंट सॉल्यूशन। तो लैम्डा अगर ऐसा हो y इक्वल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा अगर ऐसा हो तो 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो जो लैम्डा हमारे पास होगा, लैम्डा इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी। अच्छा 2 हो सकती है, बिल्कुल 2 0 से लेकर 2 के बीच में होगी। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 के बीच में होगी, ये चीज़ क्लियर है। 0 तो नहीं होगी क्योंकि 0 पे 2 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन 2 हो सकती है, 2 पे 4 सॉल्यूशन होंगे, टिक 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 और टिक। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि लैम्डा की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में होगी, 2 पे इक्वालिटी होगी, 0 पे नहीं होगी। तो इतना पार्ट अपन ने लैम्डा निकाला। अब लैम्डा की वैल्यू रखेंगे ये, तो अपन के की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, हाँ भाई, तो लैम्डा की वैल्यू अपन ने निकाली 0 से लेकर 2। अपन आगे बढ़ें तो लैम्डा की जो वैल्यू अपन ने ली थी वो वैल्यू अपन ने ली थी k-1 का मॉड -3। इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 0 से लेकर 2। तो हमारे पास k-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ऐड कर देंगे तो 3 से लेके 5। तो k-1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, क्या हुआ, k-1 का मॉड -3 अगर 0 से लेकर 2 है, मैंने तीनों तरफ 3 ऐड करिए तो ये 3 हो गया, 5 हो गया, तो k-1 का मॉड हो गया 3 से लेके 5। तो यहाँ से हमारे पास k-1 की 2 वैल्यूज़ आ गई। एक तो k-1 की वैल्यू आ गई 3 से लेके 5, और दूसरी हमारे पास k-1 की वैल्यू आ गई -5 से लेके 3। थोड़ी सी गलती करी अपन ने, यहाँ 0 पे इक्वालिटी नहीं थी तो 3 पे इक्वालिटी नहीं होगी, और यहाँ -3 पे इक्वालिटी नहीं होगी। तो k की वैल्यू अपने पास जो आ गई वो आ गई 4 से लेके 6, और यहाँ k की वैल्यू अपने पास आ गई वो आ गई -4 से लेके 4। सही है, तो ये अपने पास आ गया। तो अपन देखें भाई, एक तो 4 से लेके 6 आ गई, ठीक है। k-1 की वैल्यू -5 से लेके -3 थी एग्जैक्टली, तो -4 से -2। तो k की एक वैल्यू आ गई 4 से 6 और एक आ गई -4 से -2। -4 से -2 मतलब ऑप्शन नंबर ए आ गया, और 4 से लेके 6 आ गई मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो हमारे पास ए और बी 2 ऑप्शन आ गए इसके, नोट कर लीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे। तो भाई डोमेन चेक करना है। पहला है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो डोमेन क्या होगा, तो ऑब्वियस है इसका भी ऑल रियल नंबर, इसका भी ऑल रियल नंबर, तो ओवरऑल ऑल रियल नंबर। तो पहला ऑप्शन नंबर ए जो है इसका तो ऑल रियल नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो अपना आंसर आ गया। तो अपन ने ऑप्शन नंबर ए लिख लिया। ऑप्शन नंबर ए के बाद अपने पास है ऑप्शन नंबर बी। चलो बी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी के बारे में अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास जो y है इसकी वैल्यू है सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब देखो भैया ऐसा है 1 प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है, साइन स्क्वायर x की वैल्यू तो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 2 के बीच में होगी।
सॉरी 1 से लेके 2 के बीच में होगी। और सेक इन्वर्स का जो डोमेन होता है, इनपुट होता है उसमें 1 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से -1। तो 1 से लेके 2 के बीच में पूरे में सेक इन्वर्स डिफाइन होगा, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर इसका भी डोमेन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी अपना डोमेन आ गया। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया है ना, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया और ऑप्शन नंबर बी हो गया, दोनों अपने आंसर आ गए। अपन आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, दो हो गए ना भैया। आगे बढ़े अपन ऑप्शन नंबर सी के पास। ऑप्शन नंबर सी देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भाई साहब ऐसा है कि y जो है, y हमारे पास है 9/8 प्लस है cos x और प्लस है cos 2x का अंडर रूट, इसका डोमेन निकालो। तो भाई साहब इसका डोमेन तो जब डिफाइन होगा जब अंडर रूट के अंदर का आइटम जो है वो पॉजिटिव होगा। तो अंडर रूट के अंदर का आइटम पॉजिटिव कब होगा? तो भैया अब इसके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा अपन को। चलिए अपन सोचते हैं इसके बारे में, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं कि अपन इसका क्या करें, अपन कंसेप्ट लगा देते हैं। चलो अपन कहते हैं भैया ये जब डिफाइन होगा जब 9y(x + cos x + cos 2x) ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अपन ने cos 2x लिया और cos 2x को अपन ने क्या लिख दिया, cos 2x जो था इसको भी अपन ने cos x में कन्वर्ट कर दिया। इसे अपन ने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर प्लस cos 9/8 - 1 इज़ 1/8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाली कहानी अपने पास आ गई। आगे बढ़ते हैं भाई, ये आ गया अपने पास। और आगे बढ़ते हैं ना, तो अब अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन और आगे सॉल्व करते हैं। ये अपने पास आ गया 2 cos स्क्वायर प्लस c प्लस 1/8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अपन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अपन इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 16 cos स्क्वायर प्लस 8 cos प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, 4 cos प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की अपन c की कुछ भी वैल्यू रखेंगे ये ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा। c की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे ये ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा, मतलब cos x की एनी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो cos x की वैल्यू जो है -1 से +1 रखेंगे ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा। तो इसमें x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो गया भाई साहब, है ना। तो इसकी भी डोमेन आ गया, वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया। ऑप्शन नंबर सी भी अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी के बाद फिर अपन बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी देखो भैया, ऑप्शन नंबर डी में अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें जो f(x) है, इस f(x) की जो वैल्यू है, इस f(x) की जो वैल्यू है वो है tan ऑफ ln ऑफ 1 + mod x। तो सवाल ये है ये ln कब डिफाइन होगा, जब अंदर का आइटम पॉजिटिव होगा। ये तो ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन 1, और जब ये पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू ऑल रियल नंबर होगी। ऑल रियल नंबर पे डिफाइन होता है, नहीं होता है। ये जब डिफाइन होता है जब इसकी वैल्यू π/2 का ऑड मल्टीपल ना आए, है ना, मतलब इसकी वैल्यू 2n + 1 π/2 ना आए, तो उसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसका ऑल रियल नंबर नहीं आएगा, तो डी ना होगा आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो ABC होगा। तो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ABC आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक फंक्शन हमारे पास है f(x). इस f(x) को डिफाइन किया गया है, f(x) को डिफाइन किया गया है x²। जब x की वैल्यू है 0 से लेकर 2 बोथ ओपन, जब x की वैल्यू है 0 से लेकर 2 बोथ ओपन। और कहा गया है 2x - 3, 2x - 3 ये कब है, जब x की वैल्यू है 2 से लेकर 3, जब x की जो वैल्यू है वो है 2 से लेकर 3, 2 पे क्लोज। और तीसरा हमारे पास है x + 2, और जब x की वैल्यू हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से लेके इन्फिनिटी। ये अपने पास कहानी है। अब बोला गया है कि अगर ऐसा है तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बताओ कौन कौन सी वैल्यू ट्रू होंगी। पहला ऑप्शन देखो भैया, बोला गया एक बार f, फिर दूसरी बार f, फिर तीसरी बार f 3/2। क्या इसकी वैल्यू f(3/2) के इक्वल आएगी कि नहीं, ये चेक करना है। तो देखें भैया f(3/2), f(3/2) की वैल्यू कहाँ आएगी, 3/2 मतलब यहाँ आएगा 9/4, सही है ना। तो ये आ गया 9/4। अब ये बचा अपने पास 9/4 क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, ये यहाँ आएगा।
तो 2x माइनस 3 में अगर 9/4 रखेंगे तो ये जाएगा 9/2 माइनस 3, मतलब ये वैल्यू फिर से 3/2 आ जाएगी। तो फिर ये f 3/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू f 3/2 के इक्वल आ रही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए अपन ने आंसर लिख लिया। नोट करो, दिस इज़ ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लो भैया। ऑप्शन नंबर ए के बाद है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखो भैया, ऑप्शन नंबर बी अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है 1 प्लस एफ ऑफ 5/2। बोला है इसकी वैल्यू क्या है 5/2 के इक्वल होगी, चेक कर लेते हैं भैया। तो f 5/2 की वैल्यू देखें, 5/2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 3 2, तो ये अपने पास बचेगा f ऑफ 2 और ये बचेगा f और ये 1 प्लस f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ आएगी 4 माइनस 3 1, तो ये वैल्यू 1 आएगी, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 और f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ आएगी दैट इज़ 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अच्छा f 5/2 यहाँ आएगा, 5/2 यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 3 2, तो ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी अपना आंसर हो गया। तो ए भी हो गया आंसर, बी भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। अब सी पार्ट अगर अपन देखें तो इसमें बोला गया है हमारे पास सी पार्ट में f ऑफ 2, कितनी बार f है, 3 बार f है ना। f ऑफ 2 क्या इसकी वैल्यू f ऑफ 1 के इक्वल होगी, निकालो भैया। f ऑफ 2 कहाँ से आएगी, इक्वल टू 2 यहाँ पे है, 2 रख देंगे तो 4 माइनस 3 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये f ऑफ 1 हो जाएगा। f ऑफ 1 यहाँ आएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू 1, तो ये भी f ऑफ 1 आएगा, ये f ऑफ 1 के इक्वल आ गया। ऑप्शन नंबर सी भी आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी भी अपना आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डी ऑप्शन चेक करिए। अगर अपन डी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन अगर अपन देखें तो डी ऑप्शन है बहुत सारा खतरनाक है। तो बोला 1 बार f, 2 बार f, 3 बार f, 4 बार f और लास्ट में है f ऑफ 4। क्या इसकी वैल्यू 2012 होगी। ये कितने बार f है, ये है 1004 टाइम्स ऑफ f। ठीक है देखते हैं। तो देखो भाई f ऑफ 4 की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी f ऑफ 6। तो जब ये जाएगा हमारे पास f ऑफ 6 है ना, फिर हम f ऑफ 6 की वैल्यू निकालेंगे। तो f ऑफ 6 जब अपन निकालेंगे तो अपने पास जो है 1 बार f चला जाएगा, तो ये जो f हमारे पास है कितनी बार बचेगा, 1003 बार बचेगा, 1003 टाइम्स। फिर अपने पास जो है फिर अपन f ऑफ 6 निकालेंगे, तो f ऑफ 6 यहाँ आएगा 6 + 2, सही है ना भाई। f ऑफ 4 की वैल्यू निकालेंगे अपन तो यहाँ आएगी 4 + 2, 4 + 2 6। फिर f ऑफ 6 निकालेंगे तो f ऑफ 6 हमारे पास कितना जाएगा 8। अच्छा ये तो बहुत ही आसान हो रहा है, देखो ज़रा ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल रहे हो तो 6 आ रहा है, और आप f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल रहे हो तो 8 आ रहा है। अगर आप f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल रहे हो तो 10 आ रहा है। अगर आप 4 बार f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल रहे हो तो 12 आ रहा है, सही है। तो एक बार f में 6, दूसरी बार f में 6 + 2, तो ये एक AP बन गई ना, 6 8 10 12, ये तो AP बन गई। फर्स्ट टर्म में एक बार f, सेकंड टर्म में 2 बार f, थर्ड टर्म में 3 बार f। अपन को चाहिए 1004 टर्म्स है ना, 1004 टर्म्स मतलब इसकी 1004 टर्म निकालनी है। तो 1004 टर्म की वैल्यू 6 + 1003 × 2, तो ये हो जाएगा 2006 + 6, तो आंसर आ जाएगा 2012। तो आंसर इसका हो जाएगा 2012, ये भी सही है। तो इसका चारों ऑप्शन सही है भैया। क्वेश्चन के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक फंक्शन हमारे पास f है, ये हमारे पास डिफाइन है 2π/3 से लेकर 5π/3 तक, अच्छी बात है। और अब 2 है 0 से लेकर 4, ओके। और f(x) की जो वैल्यू है, f(x) की वैल्यू हमारे पास है √3 sin x, √3 sin x माइनस ऑफ cos x प्लस ऑफ 2। तो बोला गया है देन अब कुछ वैल्यूज़ निकालनी है ना। पहला ऑप्शन ए देखें अपन, ऑप्शन ए में बोला गया है f इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू 4π/3, ये सही है कि गलत। मतलब क्या f 4π/3 की वैल्यू जो है वो 1 सही है कि गलत। 4π/3 देखो 2π/3 और 5π/3 के बीच में आ रहा था, फंक्शन तो डिफाइन है। अब 4π/3 अपन ने यहाँ रखा तो पाई प्लस π/3, साइन भी नेगेटिव होगा कॉस भी नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -√3/2, तो मल्टीप्लाइड बाय √3 होगा तो ये हो जाएगा -3/2। इसकी वैल्यू होगी -½ तो ये हो जाएगा +½ और +2, तो ये हमारे पास आएगा -1, तो आंसर इसका 1 आएगा और 1 ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है।
तो ऑप्शन नंबर ए अपन ने लिख दिया भाई, ये तो अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए के बाद अपन आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी देखो भैया, है ना, ऑप्शन नंबर बी देखिए। ऑप्शन नंबर बी देखो भैया, ऑप्शन नंबर बी अगर अपन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है एफ इनवर्स ऑफ 1। एफ इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू पाई, ये सही है कि गलत है? इसका मतलब है कि एफ ऑफ पाई की वैल्यू 1 सही है कि गलत? तो पाई पहली बात देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो पाई डोमेन में तो है ही। अब पाई यहाँ रखा तो साइन पाई की वैल्यू हो गई 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो आंसर आ गया 3, लेकिन यहाँ आंसर 1 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी के बाद आते हैं अपन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है एफ इनवर्स ऑफ 2। एफ इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू है 5π/6। तो क्या एफ 5π/6 की वैल्यू 2 होगी? तो चेक करें अपन पहले, है ना। 5π/6 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4π/6 और ये हो जाएगा 10π/6। 5π/6 बीच में आ रहा है, मतलब डोमेन में तो है ही। अपन रखें 5π/6 क्या होता है, पाई माइनस π/6। तो साइन तो पॉजिटिव होगा, साइन π/6 हो जाएगा हाफ, तो ये तो हो जाएगा √3/2। कॉस नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा +√3/2 और +2, यही होगा ना भाई। ये हमारे पास साइन तो पॉजिटिव होगा हाफ, तो ये जाएगा। कॉस नेगेटिव होगा तो -√3/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या इसके लिए 2 है? बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी अपना आंसर नहीं है। नोट कर लो भाई। ऑप्शन नंबर सी के बाद फिर अपन आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी के बारे में अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर डी के बारे में अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर डी में बोला है एफ इनवर्स 2। एफ इनवर्स 2 की वैल्यू क्या 7π/6 होगी? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि क्या एफ 7π/6 की वैल्यू 2 होगी? अब 7π/6 होता है पाई प्लस π/6, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, ये माइनस हाफ आएगा तो ये -√3/2 होगा। ये प्लस हो जाएगा अपने पास √3/2 और +2, तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो डी भी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए और डी। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 के बाद आओ भैया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अपन पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 शुरुआत करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अगर f इज़ एन इन्वर्टेबल फंक्शन एंड f इनवर्स बी इट्स इनवर्स। अच्छी बात है। और बोला गया है लेट द इक्वेशन f ऑफ f इनवर्स x, f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू है f इनवर्स x। अगर ऐसा है और इसके दो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, तो देखो f ऑफ f इनवर्स x की वैल्यू तो x होती है, तो x इक्वल टू आ जाएगा f इनवर्स x। अच्छा, हमें ये पता है कि जो f इनवर्स x से और f होता है वो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x होता है। तो इसका जो ये दोनों जो f(x) और f इनवर्स x हैं वो लाइन y इक्वल टू x पे इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब जो इन तीनों को सेम ही वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगी। भावना समझ में आई भाई? ये लाइन y इक्वल टू x है। मान लो हमारे पास f(x) ऐसा है तो f इनवर्स x जो है वो ऐसा है। तो जो पॉइंट आएंगे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा, ये जो पॉइंट्स हमारे पास आ जाएगा बीटा, ये जो पॉइंट हमारे पास अल्फ़ा, तो ये तीनों के सॉल्यूशन होंगे, f(x) के भी, f इनवर्स x के भी और x के भी। तो हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा हैं वो इन तीनों के सॉल्यूशन होंगे। सही बात है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा एंड बीटा कॉमा बीटा, क्योंकि y इक्वल टू x को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब देखें भाई, पहला बोला गया है कि f(x) इक्वल टू x हैज़ 2 रियल रूट्स। बिल्कुल बात है। अल्फ़ा और बीटा जो है f(x) इक्वल टू x के भी सॉल्यूशन होंगे, ए सही है। f इनवर्स x इक्वल टू x हैव सेम 2 रियल रूट्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी सेम 2 रियल रूट्स। f इक्वल टू f(x) इक्वल टू f इनवर्स x ऑल्सो हैव देम सेम रूट्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी आंसर सही है। अब बोला गया है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या 1 यूनिट होगा, तो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये गलत हो जाएगा। 0,0 फिर दिया है अल्फ़ा कॉमा एफ ऑफ अल्फ़ा, फिर दिया है बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा। क्या इन तीनों से बनने वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होगा, 1 यूनिट होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 0,0 है, ये अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा है और ये बीटा कॉमा बीटा है। ये तीनों तो स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। तो जो डी वाला है वो आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो ABC हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक फंक्शन दिया है हमें, बोला गया है जो f(x) है, इस f(x) की वैल्यू है cos इनवर्स
एक्स प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स वाई टू कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स वाई टू प्लस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई टू। बोला ये जो है ना, ये अपने पास इक्वेशन है। अब इस फंक्शन के बारे में बोला गया है, इसके बताओ रेंज क्या होगा, इसका बताओ डोमेन क्या होगा, और बोला गया है, नहीं डोमेन नहीं पूछा है, बोला गया है इसका रेंज बताओ, और 1 1 है कि नहीं है, 1 1 -1 से हाफ के बीच में 1 1 है कि हाफ से लेकर 1 के बीच में 1 1 है, क्या है ये बताना है। ठीक है भाई, देखो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये सोचा, हमने देखा भैया ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इसको अपन ने थोड़ा सा इज्जत से देखने की कोशिश करी। हमने इसको अगर इज्जत से देखा तो ये हमारे पास लिखा है 1/2 इंटू एक्स, ये लिखा है, प्लस हमारे पास लिखा है √3/2 इंटू लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, और यहाँ अपने पास लिखा है कॉस इन्वर्स एक्स। बोला गया इसके बारे में बताओ क्या कहोगे आप। तो देखो ये हमें कुछ आइडेंटिटी सी बनी दिख रही है। अगर मैं ऐसा करूँ, मैं कॉस इन्वर्स एक्स जो है इसको ले लूँ थीटा, है ना। अच्छा, एक्स की वैल्यू, इसका डोमेन भी निकाल सकते हैं अपन पहले। भाई डोमेन निकालेंगे तो हम ये कहेंगे क्या इसकी वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन चलो अपन डोमेन अभी निकाल लेंगे थोड़ी देर में, पहले अपन समझ लें भावनाएं। तो हमने कहा भैया ऐसा है ना। अभी अपन आइडेंटिटी तो कहीं लगा नहीं रहे हैं, लगाएंगे तो डोमेन देखेंगे। तो हम ये कहें कि भाई कॉस इन्वर्स एक्स को अगर थीटा लेते हैं तो ये तो थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस इन्वर्स, ये आ जाएगा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस π/3, और ये जाएगा साइन थीटा इंटू साइन π/3। तो ये जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ π/3, ये इतना हमारे पास आ जाएगा। ये अपने पास fx आ गया थीटा के फॉर्म में। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। तो भैया ऐसा है, x की वैल्यू यहाँ से तो -1 से +1 आएगी, ये चीज़ देखें अपन, है ना। तो ये चीज़ जो हमारे पास जो होगी, ये चीज़ भी -1 से +1 ही आएगी। रीज़न ये है कि यहाँ पे हम देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कब होगा, -1 से +1 में, ठीक है। तो ये चीज़ तो अपने पास पॉजिटिव है, और ये चीज़ अपने पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो -1 से +1 होगा। अब अगर अपन इसका देखें डोमेन, इसको अपन कहें -1 से +1 कब होगा, तो ये -1 से +1 चेक करेंगे तभी होगा जब x की वैल्यू -1 से +1 होगी, ठीक है। तो डोमेन तो अपने पास -1 से +1 ही आ गया। अच्छा, डोमेन में और कन्फ्यूज़न हो मान लो तुम्हें कि नहीं हम कैसे निकालना, बड़ी हम इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे, पूरा बड़ी मेहनत का काम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। हम ऐसा देखते हैं, ऑप्शन पे आते हैं अपन। ऑप्शन में देखो क्या कहा है, -1 से हाफ एंड हाफ से 1, मतलब -1 से +1 कहा गया है ना। तो अपन मान लेते हैं -1 से +1 ही है इसकी कहानी। लेकिन अगर -1 से +1 है तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0 से लेके पाई, और यहीं पे दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी इसकी, 0 से लेके पाई। अब अगर थीटा की वैल्यू भाई साहब 0 से लेके पाई है, तो यहाँ तो थीटा -π/3 है, तो थीटा -π/3 की वैल्यू हो जाएगी -π/3 से पाई माइनस π/3, मतलब 2π/3, और पाई माइनस पाई से 2π माइनस π/3 से 2π/3 में अगर आप कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस मसाला को ओपन करेंगे तो दो केस बनेंगे। एक तो 0 से पाई में x होता था, एक -π से 0 में -x होता था। तो -π/3 से 0 में जो है ये π/3 माइनस थीटा आएगा, और π/3 से लेके 0 से लेके 2π/3 में जो है ये थीटा माइनस π/3 आएगा। तो दो तरीके से ये ओपन होगा, सही है। तो पहले इतना नोट कर लो भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब इसके बारे में बात करें अपन, तो ये अपने पास जो है इतनी चीज़ क्लियर हो गई थी कि भाई थीटा माइनस π/3 जो होगा, इसकी वैल्यू जो है वो -π/3 से लेके 2π/3 होगी, ठीक है। अब अपन ने क्लोज हो गई है ना। तो अपन ने जो है केस बनाया, हमने कहा भैया जब थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू -π/3 से लेके 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू जब -π/3 से लेके 0 हो जाएगी, तो ये माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू -x, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा प्लस π/3। तो फंक्शन हमारे पास π/3 आ जाएगा। ये हमने पहला केस बनाया। फिर हमने दूसरा केस बनाया। दूसरा केस हमने देखा जब थीटा की जो वैल्यू है ये अगर 0 से लेके 2π/3 हो जाए, अगर 0 से लेके 2π/3 होती है,
तो ये पॉजिटिव कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, तो थीटा माइनस पाई बाई 3 होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा माइनस पाई बाई 3। और थीटा की वैल्यू अगर अपन देखें तो कॉस इन्वर्स एक्स होता है, तो ये 2 कॉस इन्वर्स एक्स माइनस पाई बाई 3 होगा। अच्छा, थीटा की वैल्यू, थीटा नहीं, ये थीटा माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू है ना, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये थीटा की वैल्यू नहीं, ये थीटा माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू के बारे में बात हो रही है। और यहाँ भी अपने पास थीटा माइनस पाई बाई 3 की वैल्यूज़ के बारे में बात हो रही है। तो ये फंक्शन जो है अपने पास रीडिफाइन हो गया। बोले जब थीटा माइनस पाई बाई 3 से 0 होगा तो y की वैल्यू पाई बाई 3 होगी, और जब थीटा माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू 0 से 2 पाई बाई 3 होगी तो y की वैल्यू 2 कॉस इनवर्स x माइनस पाई बाई 3 होगी। अच्छा, इस केस में अगर अपन देखें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 से लेके पाई बाई 3, और थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 3 मतलब कॉस इनवर्स x 0 पे पाई बाई 3, तो 0 पे वैल्यू तो 1 होती है, पाई बाई 3 पे हाफ होती है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हाफ से लेके 1। सही है। फिर यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ पे अगर देखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3 से लेके पाई। थीटा की वैल्यू जो इस केस में हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पाई बाई 3 से लेके पाई। अब कॉस इनवर्स x अगर पाई बाई 3 से पाई है तो पाई बाई 3 पे वैल्यू हाफ होगी, पाई पे -1 होगी, तो ये अपने पास हो जाएगी -1 से लेके हाफ। तो इस तरीके से हमारे पास पहला केस हो गया, जब x की वैल्यू हाफ से लेके 1 है तो y इक्वल टू पाई बाई 3 है, और जब x की वैल्यू जो है -1 से लेके हाफ है तो y की वैल्यू 2 कॉस इनवर्स x माइनस पाई बाई 3 है। तो पहले इतना नोट कर लो भैया। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको थोड़ा इज्जत से लिख देता हूँ, है ना। तो इज्जत से अगर मैं लिखता हूँ तो हमारे पास ये आ गया कि y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू है पाई बाई 3। पाई बाई 3 कब है, जब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है हाफ से लेके 1, और y की वैल्यू हमारे पास है 2 कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x माइनस पाई बाई 3, जब x की वैल्यू हमारे पास है -1 से लेके हाफ। ये हमारे पास दो केस हो गए। अब इन दोनों केस को अपन बात करें। अच्छा, रेंज के बारे में अगर बात करी है ना, तो रेंज निकालना बहुत ही आसान है भाई। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख दूँ -1, तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 6 - 1 5 पाई बाई 3। और अगर मैं हाफ रख दूँ तो हाफ पे वैल्यू होगी पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। सही है। तो अगर मैं इसकी रेंज देखूं, है ना, सही है, यही होगा ना। अगर मैं इसकी रेंज देखता हूं तो रेंज हमारे पास क्या जाएगी, एक बार फिर से देखें अपन, ये अपने पास जो, हाँ ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगी -हाफ से लेके 1 में हो गया पाई बाई 3, और यहाँ से अपन जब देखें तो हमारे पास जब वैल्यू अपन ने रखी -1 अपन ने जैसे ही रखा तो -1 पे हो गया पाई, तो ये हो गया 2 पाई, और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 पाई बाई 3। फिर हमने वैल्यू रखा हाफ यहाँ पे रखा तो कॉस इनवर्स हाफ हो गया पाई बाई 3, और 2 कॉस इनवर्स हाफ हो गया 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 हो गया पाई बाई 3। तो ये हो गया हमारे पास पाई बाई 3 से लेकर 5 पाई बाई 3, ये रेंज हो गई। अच्छा, इसको भी इंक्लूड करो तो 5 बाई 3 तो पाई बाई 3 तो इंक्लूड है ही, तो रेंज अपने पास ये आ गई, और ये अपने पास है ऑप्शन नंबर बी। तो 9th का ऑप्शन नंबर बी तो अपना आंसर आ गया, नोट कर लो भैया। 9th का जो है वो ऑप्शन नंबर बी तो अपना आंसर आ गया। अब आगे बढ़े, बोला ये 1 है कि मैनी 1 है, क्या है 1 है, मैनी 1 है, क्या कैसा केस है वो देखो। तो देखो भाई, हाफ से लेके 1 में तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कैसा हो जाएगा, हाफ से लेके 1 में तो हो जाएगा मैनी 1, लेकिन -हाफ से लेके 1 में ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कैसे पता, डिफरेंशिएट किया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो डिक्रीजिंग है, तो ये कैसा होगा 1 तो -1 से लेके हाफ में ये 1 है, -1 से लेके हाफ में मतलब सी, तो इसका बी ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आओ भैया क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक फंक्शन दिया है f, और ये जो फंक्शन f है ये r से r डिफाइन है, और बोला गया है जो f(x) हमारे पास है, इस f(x) की वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये अपने पास है।
अगर ऐसा है तो बोला गया है कि देन f कैसा होगा, मैन इवन बट नॉट इवन, रेंज ऑफ f कंटेन ओनली प्राइम नंबर, f इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, ग्राफ डज नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। मतलब रेंज निकालना है और पीरियोडिक चेक करना है, मैन इवन चेक करना है, इवन ऑड चेक करना है। ठीक है भाई, देख लेते हैं कहानी। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो पाई माइनस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स होती है। तो इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी पाई माइनस ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। इतना यहाँ तक तो अपना आ जाएगा। यहाँ तक भावनाएं समझ में आई? बोलो भैया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब अगर अपन आगे बढ़ें तो अपने ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू ऑल रियल नंबर रख दें तो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 आएगी। x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो ऑल रियल नंबर, तो माइनस एक्स की वैल्यू भी ऑल रियल नंबर होगी। तो माइनस एक्स का जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में आएगी। 0 तो होगी, 1 ना होगी। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ भाई साहब, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो 0 पुट करने पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 0 इज़ π/2, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/2। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 पुट करने पे ये -1 1 पुट करूँगा अगर, तो कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, तो ये वैल्यू पाई आ जाएगी। तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास π/2 से पाई आएगी। अब देखो भैया क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था ना ये, बोला है रेंज कंटेन 2 प्राइम नंबर। तो π/2 होता है 1.57 और ये होता है 3.14। तो बीच में प्राइम नंबर एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया भैया। तो 10th का जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। अब अपन आगे बढ़े। अच्छा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियड 1 होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जुड़ा है तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, इसका पीरियड 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी अपने पास बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़े अपन। अच्छा, ये इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा? तो अगर मैं देखो मान लीजिए मैं एफ ऑफ माइनस एक्स रखता हूँ, ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगी, है ना। सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है कि ये 1 होगा, मैन इवन होगा, इवन होगा कि ऑड होगा। तो अपन ने देखा अगर मैं इवन रखने की कोशिश करूँ, मैं माइनस एक्स रखूँगा तो हमारे पास पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की जगह प्लस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट होगा। और ये ऐसा नहीं बनाया जा सकता, मतलब इवन तो नहीं है भाई, नॉट इवन फंक्शन। अच्छा, नॉट इवन वाला हमारे पास जो केस है वो फर्स्ट है। तो 1 मैन इवन और चेक करें तो 1 ऑब्वियस है, रेंज तो क्लियर ही है भाई। इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 से 1 होगी। 0 अगर रखेंगे तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू हो जाएगी π/2 और पाई माइनस π/2 हमारे पास तो वैल्यू आ जाएगी π/2। और जब इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0, तो वैल्यू हो जाएगी पाई। तो रेंज जो है वो π/2 से पाई होगी, तो ऑल रियल नंबर तो होगी नहीं, है ना। तो ये फंक्शन इनटू होगा। दूसरी चीज़ 1 होगा कि मैनी 1 होगा, ऑब्वियस है मैनी 1 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार रिपीट करेगी। जो ये इनपुट होगा ना इसकी वैल्यू बार बार रिपीट करेगी भाई। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.2 होता है, 2.2 का भी 0.2 होता है, तो सेम वैल्यू रिपीट कर रही है ना, तो ये मैनी 1 तो होगा। तो ये पहला ऑप्शन भी सही हो गया, मैनी 1 बट नॉट इवन। ऑप्शन नंबर ए भी सही हो गया। अब हम देखें इसका ग्राफ। तो रेंज इसकी हमारे पास है π/2 से पाई, तो कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं रहा है। नेगेटिव नहीं होगी रेंज तो कभी भी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सेस के नीचे लाई करेगा ही नहीं। एक्स एक्सेस के नीचे लाई करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है उसका ABCD चारों करेक्ट है, नोट कर लो भाई। हाँ भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि विच ऑप्शंस इज़ और आर ट्रू। तो पहला वाला ऑप्शन तो अपन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है FR2R और fx इक्वल टू है e का पावर mod x माइनस ऑफ e का पावर माइनस x। ये 1 फंक्शन, ये दिस इज मैनी 1 इंटू फंक्शन, मैनी 1 इंटू। चलिए देखते हैं, हमें कुल मिला के इसका मैनी 1 भी चेक करना पड़ेगा और इंटू भी चेक करना पड़ेगा। तो अपन इसको रीडिफाइन कर लेते हैं एक बार, है ना। अगर मैं इसको रीडिफाइन करता हूँ तो क्या होगा भाई, जब हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये e का पावर पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x होगा।
और जब हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास 0 आ जाएगा। कुछ ये कहानी है। अच्छा देखो, अब x लेस देन 0 पे अगर ये 0 है, कांस्टेंट है, तो पक्का ये मैनी 1 हो गया, है ना। तो मैनी कांस्टेंट फंक्शन तो मैनी 1 होता है हमेशा भाई। -1 पे भी वैल्यू 0, -2 पे भी वैल्यू 0, दो वैल्यूज़ पे x की दो वैल्यू पे अगर y की सेम वैल्यू आ रही है तो वो मैनी 1 हो गया। तो मैनी 1 तो हो गया भैया, है ना। 11th कर रहे हैं अपन, तो मैनी 1 तो अपना यहाँ पे आ गया। अपन को चेक करना है इनटू होगा कि नहीं होगा। मैन ऑन टू होगा, इनटू होगा, तो उसकी रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए अपन ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x। ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव होगा मतलब फंक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग होगा तो ये वाला फंक्शन जब x पॉजिटिव होगा ना, उस केस में इंक्रीजिंग होगा। तो x पॉजिटिव वाले केस में अगर अपन रेंज निकालेंगे तो f(0) पे अपन वैल्यू अगर देखेंगे तो f(0) पे वैल्यू तो 0 आएगी। और अगर हम इक्वल टू भी लगा दो यहाँ पे, f(∞) पे वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी भाई, f(∞) पे। तो f(∞) में हमारे पास ये है e का पावर x 1/e का पावर x, तो ये इन्फिनिटी है 0, तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी आएगी, और लेस देन 0 पे 0 आएगी। तो ओवरऑल रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी आ रही है ना। जब ओवरऑल रेंज अपने पास 0 से लेके इन्फिनिटी आ रही है, ये कुछ ऐसा है। जब ओवरऑल f(0) की वैल्यू 0 है और f(∞) की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ओवरऑल रेंज जब 0 से लेके इन्फिनिटी आ रही है ना भाई। पॉजिटिव पे तो 0 से इन्फिनिटी आ गया, नेगेटिव पे केवल 0 है, तो ओवरऑल रेंज क्या हो गई, 0 से इन्फिनिटी। जब 0 से इन्फिनिटी हो गई रेंज, और कोडोमेन हमें क्या दिया है, कोडोमेन हमें दिया है ऑल रियल नंबर, तो ये फंक्शन इनटू भी हो गया। तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा हो गया, ये फंक्शन मैनी 1 इनटू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो 11th का अपने पास ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट, सही बात है। तो 11th का अपने पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया। नोट कीजिए यहाँ तक। 11th कर रहे थे अपन, ऑप्शन नंबर ए अपना आ गया था, ऑप्शन नंबर ए अपना हो गया था करेक्ट। अब अपन करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास एक फंक्शन दिया है f(r2) में डिफाइन है, और f(x) की जो वैल्यू है, f(x) की हमें जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, f(x) की वैल्यू दी है 2x प्लस मॉड ऑफ साइन x। f(x) की वैल्यू हमारे पास दी है 2x प्लस मॉड ऑफ साइन x। बोला गया है ये फंक्शन जो है वो 1/(1)(2) होगा। तो सही दिख ही रहा है, तो सही है 1/(1)(2) ही है भाई। क्यों है 1/(1)(2)? भाई देखो सीधी सी बात है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो पॉजिटिव आएगा आंसर। भाई अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, मैंने पहले इसे रीडिफाइन कर लिया, रीडिफाइन किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस साइन x। 2x प्लस साइन x कब हो जाएगा, जब साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। अब ये अपन x की वैल्यू नहीं रख रहे, जब साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये हो जाएगा 2x माइनस साइन x। ये हमारे पास कब होगा, जब साइन x लेस देन 0 होगा। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस कॉस x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस कॉस x। तो ये 2 प्लस कॉस x तो ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस x -1 से +1 कुछ भी रखोगे ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा, और 2 माइनस कॉस x भी ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा। तो f'(x) ऑलवेज़ पॉजिटिव हो रहा है। दोनों केसेस में जब f'(x) पॉजिटिव है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1/1। तो ये फंक्शन 1/1 तो हो गया। तो हमें ऑप्शन नंबर बी 1/1। अब ऑन टू और ही आसान है भाई, x इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, x माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी होगी, तो ये हमारे पास ऑन टू भी हो जाएगा। तो 1/1 ऑन टू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए भाई। चलो भाई, ये है ऑप्शन नंबर सी। बोला गया ये मैनी 1 ऑन टू है क्या, चेक कर लेते हैं अपन। हालांकि देखो मैनी 1 तो साफ साफ दिख रहा है। क्यों साफ साफ दिख रहा है, मैंने न्यूमरेटर देखा और डिनोमिनेटर देखा, तो न्यूमरेटर का भी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है, डिनोमिनेटर का भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। देखो जी, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर अपन देखेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस ऑफ 4 इंटू 30 नेगेटिव। इसका डिस्क्रिमिनेंट अपन देखेंगे तो 64 माइनस ऑफ 4 इंटू 18 ये भी नेगेटिव। तो कुछ कॉमन ऑमन तो आ नहीं रहा है। चलिए
अब कुछ कॉमन वॉमन नहीं आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे वो निकालूँ, एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू निकालूँ, तो जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस होगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट। जब एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी का केस लें तो फिर अपन एक्स स्क्वायर कॉमन लें, सब कैंसिल हो जाएगा, ये 1/1 आएगा। अब जब एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू ही 1 हो रही और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे भी वैल्यू 1 हो रही, मतलब फंक्शन तो मैनी 1 हो ही गया। तो मैनी 1 तो हो गया भैया। अब इसकी रेंज के बारे में बात करें। अब देखो मैनी 1 हो गया है ना, तो ये जो है ना इसकी रेंज निकालनी है। चलो रेंज निकालते हैं भाई। तो रेंज कैसे निकालेंगे इसकी? रेंज अपन ने वैसे भी निकाली थी, अपन वो करके कर सकते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला y ले लो, वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, फिर x d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो। और दूसरा अपन इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर अपन इसका ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, चलो ग्राफ के बारे में अपन बात करते हैं, है ना। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर अपन देखें इसका ग्राफ बनाना अपन चाहें तो अपन क्या करें, अपन इसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा नीचे वाला मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब 2x प्लस 4, यह आ जाएगा। माइनस हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। ठीक है, थोड़ी जगह ज़्यादा ले लेते हैं। माइनस हमारे पास हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 2x माइनस 8, ये आ गया। और अपॉन हमारे पास आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 18 का होल स्क्वायर। अब इसके बारे में अपन बात करें। यार ये तो ज़्यादा ही आसान हो गया यार, ये तो वैसे ही आ गया, हट ज़रूरत ही नहीं है, इतनी मेहनत क्यों करें अपन, ग्राफ बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे ही हो गया ना यार। ये तो देखो मैनी 1 तो वैसे ही आ गया था, है ना। मैनी 1 तो कैसे आ गया था कि अपन ने एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू निकाली। तो एफ ऑफ इन्फिनिटी और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी की जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो अपन लिमिट में ये चीज़ पढ़ेंगे आगे जाके, आपने लिमिट में पढ़ी होगी। हाई ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो सब टर्म 0 हो जाएंगे। यहाँ ऊपर 1/1 मतलब 1 बचेगा और यहाँ भी अपने पास 1/1 मतलब 1 बचेगा। तो जब एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू भी 1 आ रही है, माइनस इन्फिनिटी भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन मैनी 1 हो गया। अब मैनी 1 हो गया, ख़त्म, चलो इतनी आ गई चीज़ें। अब ये भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है, इसका भी डी नेगेटिव है, तो ये चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और ये भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है, इसका भी डी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो दो पॉजिटिव आइटम को डिवाइड करूँगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ऑल रियल नंबर तो कभी आंसर आएगा ही नहीं, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। तो ये मैनी 1 भी हो गया और इनटू भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास मैनी 1 और ऑन 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी तो ना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा। अब अपन देखें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करें अपन, है ना। ऑप्शन नंबर जो डी हमारे पास है, इसमें एफ जो दिया है, ये एफ हमारे पास क्या दिया है, आर से आर, एफ दिया है आर से आर। और एफ एक्स की जो वैल्यू दी है, एफ एक्स की वैल्यू हमें दी है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, है ना। और अपॉन दिया है 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x और प्लस ऑफ 10, ये दिया है। अगर इसका अपन डी देखें तो पहली बात तो मैनी 1 तो एक दिख ही रहा है, साफ साफ है, क्योंकि अगर मैं एफ इन्फिनिटी की वैल्यू दिखा लूँ, पहले अपन फैक्टर देख लो कॉमन है कि नहीं, इसका डी निकालूँ तो ऑब्वियस दिख ही रहा है इसका डी नेगेटिव है, क्योंकि 1 - 4 × 5 नेगेटिव। इसका भी डी नेगेटिव ही दिख रहा है, 4 - 7 × 4 × 10 नेगेटिव। तो क्लियर है मैनी 1 है, इन्फिनिटी पे वैल्यू 2/7 माइनस इन्फिनिटी 2/7, और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होगा, तो इंटू भी होगा, तो मैनी 1 इंटू हो गया। तो डी जो है वो क्या हो गया, मैनी 1 इंटू वो ही दिया है। तो ए बी डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। नोट कर लो भैया क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था। हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला गया है कि एक फंक्शन है hx, एक फंक्शन है hx। इस hx की जो वैल्यू है,
इस एच एक्स की जो वैल्यू है वो है ln ऑफ एक्स अपॉन ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ln ऑफ ई अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये अपने पास वैल्यू है। अगर अपने पास ये वैल्यू है तो बोला गया फाइंड द रेंज ऑफ एच एक्स निकालो। इफ़ एच एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स मस्ट बी इरेशनल है। इफ़ एच एक्स इक्वल टू -1 देन एक्स कैन बी रैशनल एज वेल एज इरेशनल है। और एच एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये निकालना है। चलो देखते हैं भाई। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा करें, इसे अपन लिख सकते हैं ln x माइनस ln ई। ln ई मतलब हो गया 1 और ये अपने पास आ गया ln ई माइनस ln x मतलब 1 माइनस ऑफ ln x। तो ये तो हमारे पास जो है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी वैल्यू होती है क्या 0। कब होती है? जब x बिलोंग्स टू होता है इंटीजर। और इसकी वैल्यू होती है -1 जब x डज नॉट बिलोंग्स टू होता है इंटीजर। सही बात है। तो अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाता हूँ, चलिए लगाते हैं अपन प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए क्या होगा। ये वाली प्रॉपर्टी अगर अपन ने यहाँ पे लगाई तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कब हो जाएगी? जब ln x -1 जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 जब हमारे पास ln x -1 की वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगी। ये अपने पास कहानी होगी। चलिए देखते हैं अपन। अच्छा, x तो हमेशा पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ln x में है और नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होगा क्योंकि नहीं तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। अब अगर अपन देखें इसका ऑप्शन, बोला गया है एच एक्स की वैल्यू जो 0 है वो कब होगी? तो एच एक्स की वैल्यू 0 होगी जब ln x -1 इंटीजर होगा। ln x -1 इंटीजर होगा। अच्छा, अब 0 तो हो नहीं सकता। ln x -1, x कैसा है? पॉजिटिव। x पॉजिटिव तो हमेशा ही होता है ना। ln x -1 इंटीजर होगा मतलब ln x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0। 0 कब होगी? जब x की वैल्यू हो जाएगी 1। और उसके बाद 2 कब होगी? जब हो जाएगी e², फिर हो जाएगा e³, फिर हो जाएगा e का पावर -2, ऐसे कुछ होंगे। तो क्वेश्चन ये था कि एच एक्स की वैल्यू 0 है अगर, तो एच एक्स की वैल्यू 0 है तो क्या x मस्ट बी इरेशनल? नहीं यार, कहाँ इरेशनल? देखो ये 1 एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो गलत हो गया भाई। ऑप्शन नंबर ए तो अपना आंसर नहीं होगा। फिर ये ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी ले लिया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी है ये। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है कि रेंज जो है वो -1 और 0 होगी। हाँ, तो बिल्कुल सही है, रेंज -1 और 0 होगी। केवल -1 और 0 हो सकता है रेंज में। तो ऑप्शन नंबर ए तो जो है वो अपना आंसर है। बी कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं सी पे। सी में बोला गया है एच एक्स अगर -1 है, एच एक्स अगर -1 है तो एक्स की वैल्यू रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। तो भाई ln x -1 इंटीजर नहीं होना चाहिए। ln x -1 इंटीजर नहीं होना चाहिए तो x रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। भाई आपने अगर यहाँ पे रैशनल वैल्यू रख दी, मान लीजिए 5 रख दी, तो ln 5 -1 रैशनल रखने पे इंटीजर नहीं आ रहा है। और आपने इरेशनल रख दी तो इरेशनल मान लीजिए √2 रख दी तो ln √2 -1 ये भी हमारे पास रैशनल नहीं आ, इंटीजर नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी। एच एक्स का एक पीरियोडिक फंक्शन होगा? नहीं, पीरियोडिक तो नहीं होगा, है ना। पीरियोडिक कहाँ हो रहा है? तो हमारे भाई पीरियोडिक जब होता है ना एक डेफिनेट टाइम बाद, डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करे, कहाँ रिपीट करेगा डेफिनेट इंटरवल के बाद? भाई 0 हो रहा है इन वैल्यूज़ के लिए और -1 हो रहा है बाकी सब के लिए, तो कहाँ रिपीट करेगा, है ना। एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करेगा, तो पीरियोडिक तो नहीं होगा, डी गलत हो जाएगा। तो 12th का जो आंसर होगा वो ए और सी होगा। सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, नोट कर लीजिए यहाँ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर अपन 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 13 देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक फंक्शन दिया हुआ है f(x). इस f(x) के बारे में क्या कहा गया है वो देखो। बोला गया है इसकी वैल्यू हमारे पास है x³ है जब x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है, और इसकी वैल्यू है -x³ जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर है ना। x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा कि मैनी 1 होगा? तो भाई ये फंक्शन तो हमेशा 1 1 होते हैं। ये वाला फंक्शन x³ में है ना, ये 1 1 होगा। रीज़न ये है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो कि आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3x² या -3x²,
तो ये वाली चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव जब एक्स रैशनल नंबर है, ये ऑलवेज नेगेटिव जब एक्स रैशनल नंबर है। तो ये दोनों केस में अलग अलग तो अपन देखें तो ये कैसा हो जाएगा 1 1। लेकिन इसको बेस्ट ऑप्शन रहता है करने का ऐसा है कि अगर हम fx1 इक्वल टू fx2 रख दें। अब इसमें अपन पहला केस ले लें जब x1 और x2 जो है वो दोनों रैशनल नंबर हैं, तो उस कंडीशन में x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब अगर होगा तो x1 इक्वल टू x2 केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस अपन ने कहा जब x1 और x2 दोनों इर्रेशनल नंबर हैं, तो उस कंडीशन में भी x1 का क्यूब इक्वल टू माइनस x1 का क्यूब इक्वल टू माइनस x2 का क्यूब होगा, तो वहाँ भी x1 इक्वल टू x2 केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। और तीसरा केस अपन ने लिया जब x1 हमारे पास रैशनल है और x2 हमारे पास इर्रेशनल है। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में x1 का क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ x2 का क्यूब आएगा। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो भाई देखो यहाँ पे आएगा x रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्यूब एक रैशनल नंबर आएगा, इर्रेशनल नंबर क्यूब एक इर्रेशनल नंबर आएगा। तो ये कभी इक्वल होंगे ही नहीं, ये कभी इक्वल नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 तो होगा ही नहीं, ये थर्ड वाला केस तो होगा ही नहीं। और 2 केस होंगे और दोनों में ये 1 1 है, तो ओवरऑल ये फंक्शन अपने पास 1 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी तो ये अपने पास आ गया। सी क्या कह रहा था 1 1, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद देखें इसकी रेंज। अब देखो 1 1 है तो क्लियर ये 1 1 है, तो ये रेंज के बारे में बात करें अपन, तो जब हम रैशनल वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पूरी रैशनल वैल्यूज़ का क्यूब रैशनल वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब रैशनल वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो रैशनल वैल्यू का क्यूब हमारे पास पूरी रैशनल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर होगी। रेंज ऑल रियल नंबर होगी तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो 13 का जो आंसर है वो क्या आ गया, सी और डी। नोट कर लीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया है हमारे पास एक इक्वेशन है e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू लेमडा। बोला गया है ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। लेमडा की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगी तो 2 रियल डिस्टेंट रूट होंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ई स्क्वायर होगी तो 2 रियल एंड डिस्टेंट रूट होंगे, 0 से इन्फिनिटी में 1 होगा और माइनस ई से 0 में 9 होंगे। तो भाई सीधी सी बात है, चाह रहे हैं इसका ग्राफ बना दें अपन। लेमडा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, तो अपन ऐसा करें अपन इसका ग्राफ बना दें। ठीक है, तो अपन ने y इक्वल टू ले लिया e का पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा अगर अपन डोमेन देखें तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब 1 प्लस एक्स 0 होगा, और 1 प्लस एक्स 0 कब होगा, जब x इक्वल टू -1 होगा। तो जो उसका डोमेन आ जाएगा वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस ऑफ -1। ये तो अपने पास डोमेन आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब रेंज निकालने के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करें और ग्राफ बनाने के लिए डिफरेंशिएट करें, y डैश निकालें। तो नीचे वाला मतलब 1 प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब e की पावर माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये अपने पास आएगा। तो अगर अपन देखें तो हमारे पास माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आ गया अपने पास x प्लस 2 अपॉन आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं अब इसके बात करूँ, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, -1 पे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है वो तो, ये -2, तो -2 के इस तरफ वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो -2 के इस तरफ वैल्यू -2 से बड़े पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन ये माइनस का साइन बाहर लगा है, तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव होगी और यहाँ पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब इतना अपन नोट कर लो पहले, है ना। ये अपन ने फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक कर ली। अब जब आपने फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक कर ली है, अब आप कुछ वैल्यूज़ निकालोगे। किस किस पे वैल्यू निकालोगे भैया? देखो एक तो अपन निकालेंगे 0 पे वैल्यू, अपना प्यारा साथी 0। एक निकाल लेंगे इन्फिनिटी पे वैल्यू, एक निकाल लेंगे माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू। ये -2 था तो f ऑफ -2 पे वैल्यू निकाल देंगे, है ना। और उसके बाद जो है -1 पे डज़ नॉट एग्जिस्ट है, -1 पे डज़ नॉट एग्जिस्ट है तो -1 प्लस पे वैल्यू निकाल देंगे और -1 माइनस पे वैल्यू निकाल देंगे। इतनी वैल्यूज़ निकालेंगे। अब मैंने अगर 0 रखा तो e का पावर -0 तो 1 ही होगा, और 1 प्लस 0 ही 1 होगा, तो ये वैल्यू तो 1 आ गई। अब मैंने इन्फिनिटी रखा तो ये e का पावर, ये अपने पास ही आ जाएगा ना, 1 अपॉन e का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स। इन्फिनिटी रखा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हो गया 0 प्लस। फिर मैंने माइनस इन्फिनिटी रखा,
माइनस इन्फिनिटी रखा तो ई का पावर इन्फिनिटी हो गया बड़ा वाला इन्फिनिटी और नीचे हो गया छोटा वाला इन्फिनिटी, तो ओवरऑल आ गया इन्फिनिटी। सही है, लिमिट भाई बढ़ोगे आप, बड़ा इन्फिनिटी छोटा इन्फिनिटी क्या है भाई। ई का पावर जब अपन ने माइनस इन्फिनिटी पुट किया तो ऊपर तो हमारे पास आ गया ई का पावर माइनस इन्फिनिटी और नीचे है 1 माइनस इन्फिनिटी, तो नीचे है छोटा वाला माइनस इन्फिनिटी है नेगेटिव क्वांटिटी, तो आंसर इसका माइनस इन्फिनिटी आएगा, है ना। फिर मैंने -2 पे चेक किया तो -2 पे ये आ गया ई स्क्वायर और अपॉन में -1, तो माइनस ऑफ ई स्क्वायर। अब -1 प्लस रखा तो देखो -1 प्लस यहाँ रखेंगे तो ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, -1 प्लस रखेंगे तो 0 प्लस आएगा, 0 प्लस मतलब वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। ये अपन ने इतनी वैल्यूज़ निकाल ली। अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करके अपन को बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है अपन को? इसका ग्राफ। देखो भैया ग्राफ कैसे बनेगा, ये अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ में अपन पहले ले लें -1, फिर ले लो -2 और ये ले लो माइनस ऑफ ई स्क्वायर वाई की वैल्यू और क्या बचा 1, ठीक है। तो -1 पे तो डज नॉट एग्जिस्ट है, तो -1 माइनस पे जो वैल्यू हो रही है वो हो रही है -2 पे वैल्यू, -2 पे वैल्यू है माइनस ई स्क्वायर, तो ये है -1 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे भी माइनस इन्फिनिटी, तो ये वाला ग्राफ तो कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 प्लस पे वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है ना, 0 पे वैल्यू है 1 और इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है वो 0 प्लस, तो ये वाला ग्राफ अपने पास ऐसा आ गया। लो भैया ये ग्राफ बना लिया अपन ने इसका। अब अगर ये अपने पास ग्राफ बन गया तो अब इसकी दुकानदारी लगा दो भाई। कहानी क्या कहना चाह रहा है? पहला कह रहा है कि अगर लेमडा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर उसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो गई, ये 0 से इन्फिनिटी हो गई तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? केवल एक सॉल्यूशन आएगा। इनने बोला है 2, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो। फिर बोला है जब माइनस इन्फिनिटी से माइनस ई स्क्वायर ये वाला पार्ट होगा तो लेमडा की कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे। माइनस ई स्क्वायर पे ओपन, तो ओपन ही दिया है और 2 ही बोले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना आंसर आ गया। फिर अपन आगे बढ़े। 0 से इन्फिनिटी पे एक रियल रूट, बिल्कुल सही बात है, 0 से इन्फिनिटी पे केवल एक रियल रूट आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ गया। फिर माइनस ई से 0 पे नो रूट, तो माइनस ई तो यहाँ होगा ना और ऊपर, और 0 ये होगा, तो यहाँ पे कोई ग्राफ है ही नहीं, तो नो रियल रूट, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? बी, सी और डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आ गया? बी, सी, डी। नोट कर लो इतना। चलिए भाई इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला गया है कि इक्वेशन है x - 1 का मॉड प्लस ऑफ a और इसका भी मॉड और इसकी वैल्यू है 4। बोला गया है इसके a बिलोंग्स टू रियल नंबर पे, तो कब डिस्टेंट सॉल्यूशंस होंगे, है ना। 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ऐसी बात करी है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि इसके अलग अलग कंडीशन में ग्राफ बनाने की बात हो रही है। चलिए अपन ग्राफ बनाते हैं। तो हमने कहा अगर y = हमारे पास x - 1 का मॉड, अगर केवल ये वाला ग्राफ बनाना होता तो बहुत ही आसान होता। बहुत आसान ऐसे होता कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, ये एक्स एक्सिस होता, ये वाई एक्सिस होता और इसका वर्टेक्स जो है वो 1,0 होता, ऐसा हो जाता। लेकिन हमसे बोला गया है कि भैया y = x - 1 का मॉड प्लस a का ग्राफ बनाओ। मतलब ये है y - a = x - 1 का मॉड की ग्राफ बनाओ। तो इसमें 3 केस हो सकते हैं। जब a की वैल्यू 0 हो, a की वैल्यू 0 हो तो अपने पास यही ग्राफ बनेगा। जब a की वैल्यू पॉजिटिव और a की वैल्यू नेगेटिव। अब a की वैल्यू पॉजिटिव है, अच्छा तो हमारे पास जो ओरिजिन है वो 0, a हो गया। अब सही है, तो अगर मैं इसका ओरिजिन शिफ्ट कर दूं 0, a पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1, a हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये हो गया 0, a। अभी अपन ये x एक्सिस ना रही है, y एक्सिस ना रही है, मान के चलते हैं। x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस तो यही होगा, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या था? पहले अगर अपन देखें जब इसका करते थे अपन तो y की वैल्यू 0, x = 1 पे होती थी, है ना। ये x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1 होता था, ठीक है। चलो अभी ज़रूरत पड़ेगी तो अपन यूज़ कर लेंगे। अब सवाल ये है, बोला गया है जब a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो ये चीज़ पॉजिटिव है, तो जो ओरिजिन है वो इसके नीचे लाई करेगा, है ना, 0, 0, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है।
तो ये वाला एक्स एक्सेस हो जाएगा और ये वाई एक्सेस हो जाएगा। ये अपन ने ऐसे डॉटेड बना दिया। ये वाला जो पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 1,0 आ जाएगा। अब हमसे ये बोला गया है कि जब ए पॉजिटिव होगा तब ऑप्शंस पे आए अपन। तो जब ए पॉजिटिव होगा तो 4 बोला गया है 3 डिस्टेंट रूट व्हेन यूनिक सॉल्यूशन ऑफ ए। कभी 3 डिस्टेंट रूट इस केस में आ सकते हैं तो नहीं आ सकते। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन या तो एक पॉइंट पे कट करेगी या 2 पे। तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में तो नहीं आ रहा है। फिर देखें 4 डिस्टेंट रूट के बारे में बात करें, 4 भी ना होगा इसमें। 2 डिस्टेंट रूट इसमें हो सकता है। 2 डिस्टेंट रूट कब होगा? जब 4 की वैल्यू यहाँ से ऊपर हो, ये ऐसी कुछ हो जाए, 4 यहाँ कहीं हो जाए, मतलब जब 4 की जो वैल्यू है वो ए से बड़ी हो, है ना, ए से बड़ी हो। तो जब हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 होगी तो उस कंडीशन में 2 डिस्टेंट रूट होंगे। सही बात है। ए की वैल्यू जब लेस देन 4 होगी तो हमारे पास 2 डिस्टेंट रूट होंगे। 2 डिस्टेंट रूट में अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, सी वाला जो पार्ट है उसमें मॉड ए इज़ लेस देन 4 कहा है। तो अपन ऐसा करते हैं, इससे तो सी वाला पार्ट जो है वो इस वाले से तो आंसर सी वाला आ रहा है। नो रियल रूट व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 4। ए की वैल्यू अगर 4 से बड़ी हो जाए, ए की वैल्यू 4 से बड़ी हो जाए मतलब 4 की वैल्यू ए से छोटी हो जाए। 4 की वैल्यू अगर ए से छोटी हो जाएगी तो हमारे पास 4 कहाँ लाई करेगा? 4 यहाँ लाई करेगा। और 4 अगर यहाँ लाई करेगा तो कोई सॉल्यूशन होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी तो भैया पक्का आंसर आ गया इसका, है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में भी दिक्कत है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ए -4 से +4 कह रहा है। ए लेस देन 4 में तो अपना आंसर आ गया। अब ए ग्रेटर देन -4 अपन को हो सकता है अगले केस में मिले। तो पहले अपन ये नोट कर लें, ये हमारे पास आ गया पहला केस जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हमें क्वेश्चन नंबर 18 का जो केस 1 हमने बनाया था ए पॉजिटिव, उसमें डी वाला ऑप्शन तो पक्का वाला आ गया, सी आधा आ गया। सी अपन ने भी खूब अच्छे में लिख रखा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ जब ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा। दूसरा केस अपन लेते हैं जब ए की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो अपन पहले ग्राफ बनाते हैं ए की वैल्यू नेगेटिव का। तो अगर मैं ऐसा डॉटेड में बना दूँ अब, है ना, ये वाई एक्सिस वाला डॉट, ये एक्स एक्सिस वाला डॉट, x -1 कुछ यहाँ कहीं होगा और ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास 1,0 होना चाहिए था। अब ओरिजिन हमारे पास अगर हो गया x = 0 और y = a तो ये 1, a आ जाएगा। x = 0 है तो ये y एक्सेस हो जाएगी, x = 0 है तो। अच्छा, अब a नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो 0 कहाँ होगा? इसके ऊपर होगा। मान लेते हैं 0 ये है, ये x एक्सेस है, ये है 0,0। तो ये अपन ने किसका ग्राफ बना दिया? y = x - 1 का मॉड प्लस a का। अपन ये नहीं पता क्या है, ये अपन अभी इनको अल्फ़ा और बीटा पुट कर देते हैं ना, निकाल तो सकते नहीं निकाल रहे अपन, ऐसा अल्फ़ा बीटा रख देते हैं। अब बोला गया इसका भी मॉड लेना भैया, इसका भी मॉड लेना है। मतलब जो ये हमारे पास ये वाला जो नीचे ग्राफ है, ये नीचे ग्राफ ऐसा ऊपर चला जाएगा। ये नीचे वाला जो ग्राफ है ये यहाँ से गायब होकर ऊपर चला जाएगा और 1 पे जो वैल्यू a आ रही थी वो वैल्यू 1 पे क्या आएगी? -a आएगी। तो दिस इज़ द ग्राफ, ये अपने पास ग्राफ हो जाएगा। सही बात है। अब इस वाले ग्राफ में अपन कंडीशन लगाएं। बोला है 3 डिस्टेंट रूट फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ a। 3 डिस्टेंट रूट जब होगा जब 4 एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, टिक टिक टिक, तो ये -a की वैल्यू 4 होगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। तो 3 डिस्टेंट रूल फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ a, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए भी अपना आंसर हो गया। फिर बोला 4 रूट्स व्हेन x की वैल्यू व्हेन a -∞ से -4। 4 रूट्स कब हो रहा है भाई? 4 रूट तो ये हो रहा है इस वाले केस में। देखो ये यहाँ बीच में रहेगा तो बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी तो 1 2 3 4। तो अगर अपन 4 रूट के बारे में बात करें तो 4 रूट जब हो रहा है जब 4 जो है वो 0 से -a के बीच में है। मतलब जो 4 है वो लेस देन -a है, मतलब जो -a है वो ग्रेटर देन 4 है, मतलब a जो है वो लेस देन -4 है। a की वैल्यू अगर लेस देन -4 है तो उस कंडीशन में हमारे पास 4 रूट्स होंगे। तो ये भी सही हो गया। ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखें भाई, 2 डिस्टेंट रूट व्हेन मॉड ए इज़ लेस देन 4। 2 रूट्स कब होंगे भाई? 2 रूट्स कब हो रहे हैं? देखो ज़रा, 2 रूट्स तो केवल जो है इस वाली कंडीशन में हो रहे हैं। ये वाली कंडीशन मतलब यहाँ पे अगर होता है 4 तो 4 यहाँ पे जो है हो ही नहीं सकता यहाँ तो, है ना। तो सी नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 18, उसका आंसर ए भी
अच्छा सी एक बार और चेक करें, 2 डिस्टेंट रूट व्हेन मॉड ए इज़ लेस देन 4, मॉड ए इज़ लेस देन 4 पहले यहाँ से तो आ गया था पहले वाले केस में सी। अब दूसरे वाले केस में देखें, 2 डिस्टेंट रूट व्हेन फॉर मॉड ए इज़ लेस देन 4, मॉड ए अगर लेस देन 4 है तो 2 डिस्टेंट रूट इस वाले केस में कब होगा, ये इस वाले केस में जब होगा जब ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो यहाँ हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस ए की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू 0। तो क्या मॉड ए लेस देन 4 को सेटिस्फाइड करेगी, मॉड ए लेस देन 4 को बिल्कुल करेगी, 0 इज़ लेस देन 4 होता है, तो सी भी तो हो गया यार। तो इसके आंसर चारों हो जाएंगे ए बी सी डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया और इसके आंसर ए बी सी डी चारों हो गए, नोट कर लो भाई। इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर अपन देखें तो हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स के बारे में बोला गया है, इसकी वैल्यू है 1/पाई और ये है कॉस इनवर्स, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग बेस 3, सही है, लॉग बेस 3, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया तो है नहीं, डोमेन ऑफ दिस, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं दिया है, ऐसा ही है, लॉग बेस 3, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं दिया है, और ये है x² y3। अगर ऐसा है तो बोला गया है कि इसका x इज़ ग्रेटर देन 0, x कैसा है, ग्रेटर देन 0। बोला गया है कि अगर इसका डोमेन जो है वो a से लेके b है और इसकी जो रेंज है वो अगर हमारे पास c से लेके d है तो a b c d की वैल्यू निकालो। तो देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास x पॉजिटिव है तो ये लॉग में भी जो इनपुट हो रहा है x² y3 ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा, ऑलवेज़ पॉजिटिव होगा। तो अपन ऐसा कर लेते हैं, ये लॉग के अंदर जो इनपुट होगा इसकी वैल्यू तो -1 से +1 होनी चाहिए, तो ये 3 का पावर -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा। तो x² की जो वैल्यू है x² y3, तो x² की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 9 होगी, और x² अगर 1 से लेके 9 होता है तो x की एक वैल्यू तो 1 से लेके 9 आ जाएगी, और दूसरी जो वैल्यू आएगी x की जो एक वैल्यू आएगी वो तो 1 से लेके 9 आ जाएगी, यूनियन दूसरी वैल्यू -9 से लेके -1 आ जाएगी, सही है। अब बोला है x पॉजिटिव है तो ये वाला खेल हो जाएगा ख़त्म। तो इसका डोमेन हमारे पास हो जाएगा 1 से लेके 9, इसकी वैल्यू a से लेके b बहुत क्लोज हो जाएगी। तो अगर ऐसा करेंगे तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 1 और b की वैल्यू 9। तो अपन ने यहाँ लिख लिया कि a की वैल्यू तो 1 आ गई और b की वैल्यू 9 आ गई, ये इतना अपने पास हो गया। तो पहले इतना अपन नोट कर लें। अब जैसे ये आ गया तो रेंज निकालें अपन। तो भाई अगर x की वैल्यू 1 से लेके 9 है तो लॉग इसकी वैल्यू तो पूरी की पूरी -1 से +1 ही हो रही है। जब -1 से +1 हो रही तो 0 से पाई होगा, तो 0 पे वैल्यू तो 0 होगी और पाई पे वैल्यू 1 होगी। तो इसकी अगर मैं रेंज देखता हूँ, है ना, समझ में आई कहानी। जब x की वैल्यू 1 से 9 है तो log मसाला टू द बेस 3 -1 से +1 है, और जब log मसाला बेस 3 की वैल्यू -1 से +1 है तो cos इनवर्स मसाला की वैल्यू 0 से लेके पाई है, तो fx की वैल्यू 0 रखने पे तो 0 आएगी, पाई रखने पे 1 आएगी। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 से लेके पाई है और ये c से लेके d होना चाहिए, तो हमारे पास c की वैल्यू 0 आ गई और d की वैल्यू 1 आ गई, सही है। तो हमारे पास यहाँ से a b c d की वैल्यू आ गई। तो पहले इतना नोट कर लो भैया। अब इसका ऑप्शन चेक करें। ऑप्शन नंबर ए अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है x का पावर 4 -3 x का पावर 3 -x +3 = 0। बोला गया a और b इसके रूट हैं, तो क्या 1 और 9 इसके रूट हैं। अगर 1 रखते हैं तो 1 -3 -1 +3, यस 0, ये तो रूट है ही। और 9 अगर रखते हैं तो 9 का पावर 4 आ गया ये अपने पास, और ये हमारे पास 3 का पावर 3 है ना, 3 का पावर 9 का पावर 3, 9 का पावर 3 × 3, तो 3 × 9 का पावर 3 -9 + 3 आ गया, सही है। यही कहानी है ना हमारे पास। अच्छा, अपन ने थोड़ा सा गलत किया क्या, ये b की वैल्यू 3 आ रही होगी, है ना भाई। अपन ने ऐसा किया था ना, x² की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 9 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से लेके 3 यूनियन हो जाएगी -3 से -1, ये नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो 1 से लेके 3,
तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, ठीक है, नोट कर लेना, सुधार लेना, ये अपन ने यहाँ गलत किया था। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 आएगी। तो 3 भी देखो भाई, 3 भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 -3 + 3। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखो, बोला गया है जो रूट्स हैं ए और बी, क्या ये x का पावर 4 - x का पावर 3 + x² माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, इसके रूट हैं भाई। अच्छी बात है, देख लेते हैं। तो देखो 1 तो इसका रूट हो सकता है, क्योंकि 1 - 1 + 1 - 2 + 1, तो ये 1 1 कैंसिल, ये भी है, तो 1 तो इसका रूट है, ए तो इसका रूट है। फिर अपन 3 पुट करते हैं, 3 का पावर 4 हो गया 81 माइनस ऑफ 27 प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 1। तो प्लस वाला हमारे पास हो गया ये 81 + 10 91 माइनस ऑफ हमारे पास 33, तो ये नहीं है। तो बी जो है वो इसका रूट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए तो अपना आंसर हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखें। ऑप्शन नंबर सी अगर अपन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है a³ + d³ = 1। a³ + d³ की वैल्यू अगर 1 है, चेक करें a³ + d³ 1 है क्या? a³ + d³ यहाँ 1 ही है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर है ना। a³ + d³ = 1, तो और a³ + d³ करेंगे तो 1, बिल्कुल सही बात नहीं, कहाँ 1 + 1 2 होता है ना भाई, 2 = 1, तो ये आंसर नहीं है। इसके बाद अपन करते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अगर हम देखें तो ये हमारे पास है a² + b² + c² + d² = 11। तो a² मतलब 1, d² मतलब 9, c² मतलब 0, d² मतलब 1, मतलब 11 = 11। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो ये अपने पास ए हो गया और डी हो गया, नोट कर लीजिए भाई।